नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरबीएससी बोर्ड की कक्षा 4 की जो ईवीएस है उसकी जो कंप्लीट बुक का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप कंप्लीट बुक का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये है रीट लेवल 1 2022 का सिलेबस, जो न्यू सिलेबस जारी किया है रीट लेवल 1 के लिए ऑफिशियल पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पूरा सिलेबस आप पहले भी देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो वीडियो में अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको हमें दिखाना है लास्ट बिंदु। देखिए, लास्ट बिंदु में क्या लिखा हुआ है। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य स्तर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। तो इसी आधार पर जो कक्षा 1 से 5 तक की आरबीएससी बोर्ड की जो बुकें हैं, तो कक्षा 3 की हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम 4 की कर रहे हैं, फिर 5 की करेंगे। इसके बाद क्रमानुसार 6, 7, 8 हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जो कक्षा 4 की बुक है आरबीएससी बोर्ड की कंप्लीट बुक को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुल 22 चैप्टर्स हैं, उसमें सारे के सारे चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो महत्वपूर्ण बिंदु निकले उनको नोट करते जाइएगा साथ साथ। तो चलें वीडियो की ओर। देखिए, सारे चैप्टर हमने क्रमानुसार लगाए हुए हैं, 1 से लेकर 22 तक सारे चैप्टर हैं। तो उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकले हैं उनको हमने एक एक करके सबको इकट्ठा कर रखा है। तो अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, इसके बाद आपको कक्षा 4 की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ईवीएस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद 5th की ईवीएस डिस्कस करेंगे, इसके बाद हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा वो था बचपन की यादें। 2021-22 की बुक है, ये भी आप याद रखिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की जो बुक है उसी से है। तो ननिहाल में, बचपन की यादों में ननिहाल में, ननिहाल मतलब नानी के घर में, नानी मतलब कि आपकी जो मम्मी की मम्मी है उनके घर पे जो है वो बच्चे गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें कुछ रिश्ते मिले हैं। वो कौन कौन से रिश्ते मिले हैं? तो ननिहाल के रिश्तों में नाना जी, नानी जी, मामी आदि को समझा और माँ के बचपन को जाना, और हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। यही जो चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण टॉपिक निकले थे। तो नानी के घर जाएंगे तो नानी मतलब मम्मी की मम्मी, और नाना मतलब मम्मी के जो पिता हैं उनको हमने जाना। इसके बाद जो मामा है मम्मी के बहन है अगर तो मौसी है, और भाई है अगर मम्मी का तो वो मामा कहलाता है। इन सारे रिश्तों को आप पहले से भली भांति परिचित है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को समझाने के लिए इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर माँ के बचपन को भी जाना और घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए, ये भी हमने जाना। इतना ही महत्वपूर्ण निकला था चैप्टर 1 से। इसके बाद अगला जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 2 अरणी का परिवार, और इसमें जो हेडलाइन थी वो थे कैसे कैसे परिवार। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के परिवारों को डिस्कस करने वाले हैं, और वो 2 प्रकार के परिवार आप यहाँ से फ़ोटो से देख सकते हैं जो कि उन्होंने लगा रखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है फ़ोटो, यहाँ पर एक परिवार को उन्होंने कहा है छोटा परिवार और एक परिवार को कहा है बड़ा परिवार। और छोटा और बड़े परिवार के 2 नाम दिए हैं। सबसे पहले छोटे परिवार को आप क्या बोलते हैं? एकल परिवार। क्या बोलते हैं? एकल परिवार। छोटे परिवार को बोला जाता है एकल परिवार, और बड़े परिवार को बोला जाता है संयुक्त परिवार। तो ये भी आपने भली भांति पढ़ रखा होगा। इसके बाद इसमें कुछ हमने सीखा के अंतर्गत आते हैं कि छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं, और संयुक्त परिवार में दादा दादी, काका काकी, ताऊ आदि सदस्य भी साथ साथ रहते हैं। और बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, और परिवार के बड़े बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमें सीख मिलती है इस चैप्टर के अंतर्गत। अगला चैप्टर जो हमारा था वो था कैसे जानूं मैं। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। इस चैप्टर में एक बच्चा और दादाजी जो हैं वो बाजार जा रहे थे। तो उसमें क्या था, उनके जो दादा थे वो कैसे थे? अंधे थे। तो आँखों से वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो फिर भी कहीं से गुजरते हैं, जैसे कि जलेबियों की दुकान से, तो वो खुशबू से बता देते थे कि यहाँ पे जलेबियों की दुकान है, जलेबी खाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ज्ञान इंद्रियों से संबंधित सारा पाठ था। फिर उसमें जलेबी दी दुकानदार ने और समोसे दिए। तो जलेबियाँ जो थीं वो गर्म थी, उन्होंने छू कर बता दिया कि ये गर्म है, और समोसे को छुआ और बोला कि जो आपके समोसे हैं वो कैसे हैं?
ठंडे हैं, तो स्पर्श करके भी उन्होंने बताया। इसके बाद मंदिर के पास से गुजरे तो वहाँ पर घंटी बजी, तो उन्होंने बता दिया कि मंदिर के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस चैप्टर में कैसे जानूँ मैं ज्ञान इंद्रियों से संबंधित बात यहाँ पर सारी की सारी की गई है। और हमने सीखा के अंतर्गत इसमें है कि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से आसपास की दुनिया को जानते, समझते हुआ पहचानते हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ। और हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञान इंद्रियों को साफ रखना चाहिए। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा को क्या रखना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा ना लगे तो उससे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। तो यहाँ से ये टॉपिक भी आपके निकल के आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला जो चैप्टर है वो है खेल प्रतियोगिता। इसके आगे जो हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि हमारे गौरव, बहुत ही बड़ा अच्छा पार्ट है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण निकलेंगे और कुछ बेसिक से हैं, तो आप एक एक करके सारे देखते चलिए। तो पार्ट 4 पर आ चुके हैं हम, और वो है खेल प्रतियोगिता। और खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर देखा है। नंबर 1, आपको ये उत्तर आपको स्वयं ढूंढने होंगे। आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, ठीक है। किस खेल के लिए निश्चित माप के मैदान होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सिलेबस मैंने दिखाया था कि जो है वो 5वीं लेवल तक का होगा, लेकिन उसका जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10 तक का रखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए, तो खेल और उनके मैदानों की साइज को आपको याद करना होगा। इसके बाद आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान है, तो आसपास जो कौन से मैदान कहाँ पर हैं उनको भी आपको याद करना होगा। और ये भी याद रखना होगा किस खेल का मैदान कितना है, किस खेल के लिए कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, और इनके लिए जो हैं वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए भी आपको ये याद रखने होंगे, क्योंकि इनका जो कठिनाई स्तर है वो 10 तक का रहने वाला है। और यहाँ पर जो खेल है उसमें हमने सीखा के अंतर्गत है खेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल सही है। और हर खेल के अपने नियम होते हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। और खेलों के आयोजन के पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। और खेल खेलने से हम कैसे रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। और खेलों के सहयोग से नेतृत्व, भाईचारा और सहयोग के गुणों का विकास होता है, किसके अंतर्गत, खेलों के विकास के अंतर्गत। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो है फूल ही फूल। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम फूलों के बारे में बात करने वाले हैं और फूलों से हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फूलों से बात को करने। तो हम चलते हैं फूलों की ओर, क्योंकि हमें करनी है फूलों से बातचीत। और देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा फूल है। तो सबसे पहले जो हमारा फूल है वो है आपका गुलाब। कौन सा फूल है, गुलाब। और गुलाब से हम बात करते हैं, गुलाब क्या कहता है। तो देखो गुलाब कहता है कि मैं गुलाब हूँ और मेरा रंग कैसा है, गुलाबी है। मैं खुशबू से भरपूर हूँ, मेरी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे मेरा रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। खुशी उछल कूद और गुलाब पर बैठी तितली के पीछे दौड़ रही थी, तभी पीले फूल की क्यारी को देखकर वह रुक गई। और इसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या है कि गुलाब, और गुलाब से क्या बनता है, गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र और गुलकंद बनता है। तो ये हमें याद रखना है कि गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र और क्या बनता है, गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ भी इसका रस चूसती हैं। बस इतना याद हमें यहाँ पर रखना होगा, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगला जो है हमारा वो है सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरा नाम सूरजमुखी है और जैसे जैसे सूरज आसमान के आगे बढ़ता है मेरी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और मेरा मुख सूरज की ओर हो जाता है। और सूरजमुखी किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और ये भी कीट पतंगों का पेट भरता है। और जो है सूरजमुखी इसका नाम क्यों है, क्योंकि यह जिस साइड को सूर्य जाएगा उसी ओर ये खुद मुड़ता जाता है। कौन, सूरजमुखी, इसलिए इसका नाम रखा सूरजमुखी। और इसका रंग जो है पीला होता है और इसके बीजों से जो है सूरजमुखी के बीजों से क्या बनता है, तेल बनता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि सूरजमुखी के जो फूलों से या बीजों से है वो क्या बनता है, तेल बनता है। अगला जो फूल है हमारा उससे बात करने वाले हैं हम, और वो है आपका कमल। और कमल के बारे में आप नॉर्मल सी जानकारी जानते हैं कि कमल जो है वो पानी में खिलता है। इसके बाद इसमें कुछ विशेष ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि इसमें जो है वो इसकी जो डंडी है इसलिए नहीं सड़ती है क्योंकि इनमें जो है मोम की परत चढ़ी होती है, इसलिए जो है कमल
सड़ता नहीं है। इसके बाद हमने सीखा के अंतर्गत आएंगे फूलों में कि फूल कई तरह के होते हैं और फूल हमारे लिए काम आते हैं, और फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। बिल्कुल है, कीट पतंगे तितलियाँ इसी का रस चूसकर जीवित रहते हैं और कई काम आते हैं फूल हमारे, जैसे कि भगवान को चढ़ाने के लिए और या किसी भी फंक्शन में सजावट के लिए या किसी के स्वागत में कई प्रकार से यूज हम करते हैं। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं? ये देखिए, एक कक्षा 4 की पुस्तक है और कक्षा 4 के बच्चों के लेवल के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन जो आपका रीट का सिलेबस है वो कहता है कि हम इसी बुकों से पूछेंगे। तो आपको ये बुकें टाइम निकाल के ज़रूर देखनी होंगी। पार्ट 6 पर पहुंच चुके हैं हम, और पार्ट 6 का नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। और यहाँ पर हम कुछ जड़ों के काम देखेंगे और तनों के काम भी देखेंगे। तो जड़ों के काम आपको मालूम है क्या होता है? भूमि के अंदर होती हैं जड़ें, और बाहर से पेड़ों को जो है वो सुरक्षा देती हैं। वो किस प्रकार से? जड़ें पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं, और जो है पोषक तत्वों के अवशोषण के साथ साथ पौधे को जो है आधार प्रदान भी करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं, एक है खेजड़ी का पेड़ और एक है बरगद का पेड़। एक खेजड़ी का पेड़ और एक है आपके बरगद का पेड़। और खेजड़ी के पेड़ के बारे में हम जानते हैं कि खेजड़ी जो राजस्थान का है वो राज्य वृक्ष है, राजस्थान का। कौन? खेजड़ी। और इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। जो खेजड़ी की जड़ें हैं बहुत गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर वो सोख लेती हैं। इसके बाद बात आती है हमारी बरगद की, और बरगद जो है हमारा वो है राष्ट्रीय वृक्ष। देखिए, जो खेजड़ी है वो राजकीय वृक्ष है राजस्थान का, हमारे यहाँ का, और जो बरगद है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है, पूरे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी लंबी होती हैं और ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी में भी चली जाती हैं। अगला जो है तना, जो हम खाते हैं। तो जड़ और तना के खाने वाले भाग, और जड़ कौन सी है, तना कौन सी है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है। तो आप अगर सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं जड़ और तना पहचानने की ट्रिक बाय अपनी नौकरी। तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, उससे आप इस प्रकार से मैंने बताया है आप कभी नहीं भूलेंगे। ज़्यादा वो होगा तो मैं अपने आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, तो आप यहीं पर ऊपर देखिएगा, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तना जो हम खाते हैं, तो यहाँ पर गन्ना एक जो है वो तना है, उसको भी हम खाते हैं। इसके बाद आलू एक जो है तना है जिसको हम खाते हैं, और अदरक भी एक तना है जिसको हम खाते हैं। जो आलू और अदरक जो होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन एक होते क्या हैं? तना होते हैं। इसके बाद पेड़ पौधों की सुरक्षा, तो ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन है कि पेड़ पौधों की हम सुरक्षा किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो सुरक्षा के लिए देखिए यहाँ पर कुछ 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, खेत में खड़ा हुआ अड़ुआ या फिर बिजूका। अड़ुआ या फिर बिजूका क्या करते हैं? लकड़ी में और जो पुराने कपड़े होते हैं उसमें घास आस वगैरह भर के और टांग देते हैं, कहाँ पर? खेतों में। तो इससे क्या होता है? पक्षियों को भ्रम होता है कि कोई इंसान है और वो आते नहीं हैं नुकसान करने के लिए, पशु पक्षी नहीं आते हैं खेत में। इसके बाद होता है ट्री गार्ड। इस प्रकार का आपने रोड के साइड में ज़रूर देखा होगा कि जो है वो पौधा लगाते हैं और उसके चारों ओर जाली लगा देते हैं, तार की, ईंट या फिर पत्थर की। इसके बाद जाल से ढकी फसल। इस प्रकार से भी आप फूलों की खेती को कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम पेड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। और हमने सीखा पेड़ों के अंतर्गत जड़ें जमीन में पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, बिल्कुल सही है। और जड़ों के कारण पेड़ जमीन से जुड़े रहते हैं। पहले भी बता चुके हैं कि जड़ें पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं, और कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को हम खाते भी हैं, बिल्कुल सही है। और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमें अपने आसपास के पेड़ों की जो है देखभाल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अगला है आपका कान खोले राज। यूनिट हम 7 पर पहुंच चुके हैं और पाठ का नाम है कान खोले राज। तो यहाँ पर जो है वो हमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं मिली हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें आप नॉर्मली याद रखिए कि जिनके जो हैं बाहर कान होते हैं, जिन जानवरों के जो हैं वो बाहरी कान होते हैं, बाहरी कान होते हैं, तो वो किसको जन्म देते हैं? वो जन्म देते हैं बछड़े को या बच्चे को। वो जन्म देते हैं बछड़े को या फिर बच्चे को। और जिनके बाहरी कान नहीं होते हैं वो जन्म देते हैं किसको? अंडे को। वो जन्म देते हैं किसको? अंडे को। याद रखना, जैसे कि आप बोलेंगे कि गाय के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए वो किसको जन्म देगी? बच्चे को। और जैसे कि मान लीजिए सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं
और शरीर पर बाल भी नहीं होते, इसलिए वो क्या देता है, अंडे। इस प्रकार से आप समझ रख सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं यूनिट 8 और चैप्टर का नाम है जंगल की बातें। तो यहाँ पर कुछ पहेली दी गई है। जंगल में एक रेल चली, करती क्या का खेल चली, इंजन बन गए हैं हाथी मामा, पहन कुर्ता और पैजामा, पूंछ पकड़ कर उसकी भाई। तो इस प्रकार से कुछ पहेली दी गई है। इसमें हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे हम उनको पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी चैप्टर आगे अभी शेष हैं। तो जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यारण्य की बात की गई है, इसके साथ साथ आपको जो आपके अभ्यारण्य हो गए, तो अभ्यारण्य को आपको देखना होगा। जो आपके लोकल राजस्थान के हैं उनको देखना होगा, फिर इंडिया के हैं उनको देखना होगा। अभ्यारण्य के बाद आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, इन सबको आपको विस्तार से देखना होगा। इसके बाद जानवर अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं, सत्य है, और कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहते हैं, तो ये भी आपको पढ़ने होंगे। और हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनका सही विकास हो, इसके लिए उन्हें प्राकृतिक जो है परिवेश में ही रहने देना चाहिए, जो ताकि जानवरों का सही ढंग से विकास हो सके। अगला है आपका चैप्टर नंबर 9 और पानी रे अजब तेरी कहानी। तो हम पानी की ओर चलेंगे और यहाँ पर पानी का रंग के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए क्या निकल कर आते हैं। तो एक जो पैराग्राफ था हमारे लिए महत्वपूर्ण, उसको हम लेकर आए हैं कि देखिए, पानी गर्मी में भाप या वाष्प बनकर उड़ जाता है और यह वाष्प हवा के साथ मिल जाती है, और पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण क्या है, तो पानी का हवा के साथ वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े जो हैं वो सूखते हैं। कपड़े किस कारण सूखते हैं, वाष्पीकरण के कारण। और हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है। गड्ढे, तालाब, नदी का पानी भी गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण सूख जाता है। हम बर्तनों में पानी रख देते हैं और वो सूख जाता है, किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। आगे है हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें थोड़ी बहुत भाप या वाष्प सदैव होती है, और ठंडे गिलास के संपर्क में आने से वह ठंडी होकर गिलास के बाहर जमा हो जाती है। क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, आपने जैसे गिलास में ठंडा पानी रखा और ठंडा पानी रखने से आपको जो गिलास पे छोटी छोटी बूंदें बाहर की ओर आ जाती हैं, तो आप सोचते होंगे कि ये जो है अंदर जो पानी है वही बाहर आ चुका है। ऐसा नहीं है। जो वायुमंडल में आपकी गैस है, जो आपकी हवा में गैस है, वाष्प है, और वाष्प आपकी वो ठंडी होकर संघनित होकर आपकी गिलास की जो है वो परत पर ठंडी होकर जम जाती है, तो बूंदों का रूप ले लेती है, बल्कि ये अंदर का पानी ठंडा वाला नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो जो ठंडी होकर वो गिलास के बाहर जम जाती है, और वाष्प के ऐसे पानी में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो अगर पानी वाष्प में बदले तो वाष्पीकरण, और वाष्प पानी में बदले यानी ठंडी हो तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका उसको कहा जाएगा संघनन। और गर्म रोटियों को बंद डिब्बे में भी रखने से उसमें जो है, अगर आप गर्म डिब्बे में रखेंगे तो उसके डिब्बे की परत पर क्या होता है, पानी आ जाता है, और रोटियों से निकली वाष्प भाप के ढक्कन से नीचे जम जाने के कारण जो है ठंडी होकर किसका रूप ले लेती है, वाष्प बूंदों का रूप ले लेती है। अब हम इनको समझेंगे शॉर्ट में, हमने सीखा के अंतर्गत उसी चैप्टर में। तो देखिए, पानी का उड़ना वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण गर्मी में तथा चौड़ी सतह पर अधिक होता है, और पानी की वाष्प का पानी में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और पानी अधिक सर्दी में जम जाता है, और जो है बर्फ पानी पर तैरती है। बिल्कुल आपको मालूम होगा कि अगर पानी में बर्फ डाल दी जाए तो बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरेगी। और बहते पानी एवं जल वाष्प में शक्ति होती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। किस रूप में बहते हुए जल का उपयोग कर सकते हैं, विद्युत बनाने में और अन्य कोई चीज़ें बनाने में। अगला जो चैप्टर है पानी और हम। तो पानी और हम के अंतर्गत हम देखते हैं हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आते हैं। तो भूगर्भ से पानी, तो यहाँ पर हम इनको भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत है। भूगर्भ से पानी में हम बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ से आता है। पर सोचिए, भूगर्भ ये पानी कहाँ से आता है। वास्तव में वर्षा का पानी जमीन में रिस रिस कर भूगर्भ में चला जाता है, यानी भूमि के गर्भ में या भूमि के अंदर चला जाता है। यही पानी कुएं, बावड़ी, बोरवेल में आता है। आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का है जो कई वर्ष पहले हुई थी। भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। अगर हम इसी पानी को
व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की समस्या हो सकती है। तो क्या होता है, जैसे वर्षा हुई और वर्षा के बाद जो है पानी मिट्टी से रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है, वही पानी हमारे लिए दोबारा उपयोग में होता है ट्यूबवेल के रूप में, तो वही कहलाता है भूगर्भ का पानी। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर निकल के आता है, एक परीक्षा में पूछा भी गया है, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो पानी की सफाई हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ने नमामि गंगे नामक समेकित गंगा कार्यक्रम संरक्षण प्रारंभ किया है, जिसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे अच्छे और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे और गंगा स्वच्छ एवं निर्मल होगी। तो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो किसके लिए बना है, तो गंगा के स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम बना हुआ था। अगला चैप्टर है अच्छा खाना मिलकर खाना। तो अच्छा खाना मिलकर खाना को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अच्छा खाना खाते हैं हम लोग मिलकर। तो यहाँ खाना की बात करते हैं। तो एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर सभी लोग बड़े शौक से क्या खाते हैं, मालपुए खाते हैं। कहाँ पर, मेवाड़ में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हरियाली अमावस्या पर मेवाड़ में क्या खाते हैं, मालपुए खाते हैं। इसके बाद अगला व्यक्ति जो कहता है कि हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खीच बनती है। तो देखिए दो व्यक्ति हैं और दोनों में मतभेद है, त्योहार एक ही है, हरियाली अमावस्या। तो अगर मेवाड़ क्षेत्र पर आ जाए और हरियाली अमावस्या की बात आ जाए तो मालपुए, और मारवाड़ क्षेत्र की बात आ जाए हरियाली अमावस्या में तो क्या बनाते हैं, खीच बनाते हैं। और एक व्यक्ति है जयपुर का, तो इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है और इसी अवसर पर रबड़ी के घेवर बहुत बनते हैं। तो अगर जयपुर की बात की जाए तो इन्हीं दिनों सावन मास की क्या बनाई जाती है, तीज मनाई जाती है। और वहाँ पर क्या फेमस है, तो वहाँ पर बनाए जाते हैं क्या, घेवर। क्या बनाए जाते हैं, घेवर। इसके बाद एक प्रमुख त्यौहार है जो है राजस्थान का, गणगौर। गणगौर में क्या भोजन बनते हैं, देखिए कहीं कहीं घेवर बनता है और स्कूलों में बूंदी के लड्डू बंटते हैं। इसके बाद औलिया, गुलगुले, पचकूटा, केर, सांगरी की सब्जी, पूड़ी, ठंडा खाना और सेवैयाँ वगैरह भी बनती हैं आपकी गणगौर उत्सव पर। हम पहुंच चुके हैं यूनिट 12 पर और हमारा जो पार्ट 12 है वो है चोंच और पंजे। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चोंच और पंजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आओ राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानें। तो राजस्थान के पक्षी हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। सबसे एक नंबर पर पक्षी है आपका, वह है हुदहुद। क्या, हुदहुद। आपको ये नाम विशेष याद रखने हैं, अन्य नाम भी इनके हो सकते हैं। तो हुदहुद जो पक्षी है यह किस रंग का होता है, तो इसको याद रखना कि यह बादामी रंग का होता है। किस रंग का, बादामी रंग का होता है। पूंछ और पंखों पर क्या होती हैं, पूंछ और पंखों पर इसके काली धारियां होती हैं और सिर पर कलंगी होती है और उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है और यह खेती के लिए भी लाभदायक है। तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर है कि यह किस रंग का है, बादामी रंग का है। पूंछ और पंखों पर काली धारियां हैं, सिर पर जो है वो आप कलंगी देख सकते हैं। और जब ये उड़ता है और जब उड़ने के बाद नीचे उतरता है तो दोनों समय जो एक कलंगी है वो फूल की तरह क्या हो जाती है, खुल जाती है। और लंबी चोंच के कारण यह जमीन के अंदर के कीड़े मकोड़ों को निकाल कर खाता है, इसलिए कृषि के लिए भी यह लाभदायक है। कौन सा पक्षी, हुदहुद पक्षी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो पक्षी है हमारा बया पक्षी है। क्या नाम है इसका, बया। बया पक्षी जो है यह छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है। एक प्रकार की चिड़िया है, आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। छोटी सी होती है लेकिन होशियार चिड़िया होती है और अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए यह प्रसिद्ध है। तुम्बी नुमा मतलब लौकी या तंबूरा के आकार की यह जो है घोंसला बनाती है और इनके घोंसले खेतों के आसपास पेड़ों पर लटकते हुए लालटेन की तरह देखे जा सकते हैं। यह दिखने में घरेलू चिड़िया के जैसी होती है लेकिन इसकी चोंच जो है वो मोटी होती है और जो घरेलू चिड़िया की पूंछ होती है वो लंबी होती है लेकिन इसकी जो पूंछ है वो छोटी होती है। और यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागुनुमा तंतु निकालती है और इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। यह खेतीहर जमीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर मचाती है। यह समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसल को भी
चट कर जाती है। यह पकी फसल को भी नुकसान कर देती है, कभी कभी जो है समूह में आती है और जो है नुकसान करती है फसल का, क्योंकि यह फसल को खाती है। तो यह है आपका बया पक्षी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तुम्बी नुमा घोंसला और जो है पूंछ जो है वो छोटी और चोंच जो है वो मोटी, और यह पत्तों को चीर चीर कर पतले धागे नुमा बना लेती है, जिससे यह अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और कभी कभी अनाज की पकी हुई फसलों को नष्ट कौन कर देता है? बया पक्षी। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला जो हमारा पक्षी है वो है गोडावण। और गोडावण जो पक्षी है वो हमारे जो है, आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे? बताइए। जो हमारा राजकीय पक्षी है वो गोडावण है। ठीक है, तो यह बजली पक्षियों में से एक पक्षी है और यह अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। जो गोडावण पक्षी है वो किसके समान दिखाई देता है? शुतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसके सिर पर काला रंग होता है, सिर पर आप देख सकते हैं काला रंग है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से इसको जो है राजस्थान का राजकीय पशु घोषित किया गया है। यह घास में रहना पसंद करता है। यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है। यह कैसा होता है? शर्मीले स्वभाव का होता है। और इसको जो है वो शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सोन चिड़ैया के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह कीड़े मकोड़े व अनाज को खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है और इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है इसे, गोडावण को, राजकीय पक्षी? 1981 में गोडावण को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। किसको? गोडावण को। तो इसके गोडावण के कुछ हाईलाइट आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है वो देखिए, एक शुतुरमुर्ग के समान दिखाई देता है। नंबर 2, सिर पर काला रंग होता है। नंबर 3, राजस्थान के थार मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और शर्मीले स्वभाव का होता है। और 1981 में है राजस्थान का राजकीय पशु बना, और इसका अन्य नाम है आपका सोन चिड़ैया। अब आते हैं बात, अभी यहाँ पर पक्षियों की बात हो गई, अब आती है बात अलग अलग पंजे क्यों। किसी पक्षी के किसी प्रकार के पंजे अलग, किसी प्रकार के अलग, किसी पक्षी के अलग, तो इस प्रकार के पंजे क्यों होते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, इस तरह के पंजे जिनके बीच में झिल्ली होती है, यह तैरने में मदद करती है। जैसे बतख और मेढक के जो पैर होते हैं या पंजे होते हैं उनमें झिल्ली लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है, इनको तैरने में मदद मिलती है। तो जिन पक्षियों के पंजों में झिल्ली लगी हुई होती है वो तैरने में उनको मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मालूम है डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 4 की EVS का कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। अगला है, आपको झिल्ली नुमा पंजा दिखा चुके हैं। अगला है टहनियों के पकड़ के लिए पंजे इस प्रकार के। तो इस तरह के पंजे जिनकी आगे फैली 3 अंगुलियां हैं, 1 2 3 पर 3 अंगुलियां आगे हैं और 1 अंगुली जो है वो पीछे है। इस प्रकार की अंगुलियां जो होती हैं वो टहनियों पर बैठने और पकड़ बनाने के लिए होती हैं। जैसे कि गौरैया चिड़िया जो है उसके पंजे इस प्रकार के होते हैं, टहनियों पर बैठने के लिए होते हैं। अगला जो है हमारा वो है जमीन पर चलने के लिए पंजे, और पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने के लिए होता है। जैसे कि पक्षी का नाम है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन का जो पंजा है वो सतह पर चलने के लिए होता है। अगला जो हमारा पंजा है वो है शिकार पकड़ने के लिए पंजा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का जो पंजा मजबूत, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और तीखे नाखूनों वाला होता है। यह जो तीखे नाखूनों वाला पंजा होता है यह किस लिए? शिकार पकड़ने में मदद करता है। जैसे कि गिद्ध का पंजा। गिद्ध एक शिकारी पक्षी है, इसलिए गिद्ध का पंजा इस प्रकार का होता है। और अगला है खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए पंजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी सतह पर चढ़ने वाला पंजा। इस तरह के जो है आगे और 2 पीछे वाली पंजों में अंगुलियां होती हैं। जो 2 आगे अंगुलियां होंगी और 2 पीछे अंगुलियां होंगी, और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि कठफोड़वा वगैरह जो है खड़ी सतह पर चढ़ जाते हैं। तो 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं। और अगर टहनी पर बैठना है तो 3 आगे होंगे और 1 पीछे होगा। और अगर बीच में झिल्ली लगी हुई हो तो यह तैरने के लिए है। और अगर नाखून मुड़े और नुकीले हों तो वह शिकारी पक्षी के नाखून होंगे। और अब आती है बात अलग अलग तरह की चोंच क्यों। तो देखिए, एक चोंच ए है।
तो यह चोंच जो है वो मांस चीरने के लिए होती है। और यह जो चोंच है वो आगे की ओर अगर मुड़ी हुई है तो मुड़ी हुई और नुकीली चोंच पक्षियों को मांस चीरने फाड़ने में मदद करती है, जैसे कि चील की। तो आपको याद रखना है कि जो नुकीली चोंच है और आगे की ओर मुड़ी हुई वो किस काम में आती है, मांस चीरने और फाड़ने के काम आती है। और वो पक्षी कौन सा है, चील। अगली जो चोंच है वो लंबी चोंच आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यह जो लंबी चोंच होती है यह होती है फूलों का रस चूसने के लिए। तो इस तरह की पतली और लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है। और इस प्रकार के पक्षी की जो चोंच है वो कौन सा पक्षी है, शक्कर खोरा। अगला जो पक्षी है हमारा वो है कीचड़ से कीड़े निकालने के लिए चोंच। तो इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती है, जैसे कि पक्षी का नाम है सैंड पाइपर। क्या नाम है, सैंड पाइपर। अब आती है इस प्रकार की चोंच। तो लकड़ी तोड़ने के लिए चोंच। इस तरह की जो मजबूत और बड़ी चोंच होती है वो लकड़ी तोड़कर कीड़े मकोड़े को तक पहुंचने के लिए इस चोंच का यूज किया जाता है। तो वो चोंच होती है किसकी, कठफड़वा की। अगली जो चोंच है हमारी वो होती है अनाज और बीजों के दाने फोड़ने के लिए चोंच। तो इस तरह की मोटी और छोटी मजबूत चोंच अनाज के बीजों को तोड़ने और खाने में मदद करने के लिए होती है। जैसे कि जो पक्षी का नाम है वो है आपका क्या, ल्यू रॉबिन। तो ल्यू रॉबिन की चोंच इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। तो चॉकलेट खाऊं और या दांत बचाऊं, यहाँ से लेके जो 13 पार्ट नंबर 13 से लेकर पार्ट 22 तक, यानी कि कुल जो 10 चैप्टर अभी हमारे शेष हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और यहाँ पर जो है हम अगले वीडियो में पार्ट 13 से लेकर सीधे 22 तक के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और इसमें चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं से लेकर अगले टॉपिक है हमारे गौरव, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए। RBSC 4th क्लास पार्ट 2 हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो बिल्कुल आपको एक दिन के बाद मिल जाएगा। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और नहीं तो जैसे ही वीडियो अभी एंड होगा तो एंड स्क्रीन में पार्ट नंबर 2 को मैं लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर मैं रीड से संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।